सो लेट वी स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। देखो बेटा, पिछली बार ईएसआर पढ़ा आपने फिनोल्स में, अभी पहले ईएसआर शुरू करेंगे ईथर्स में। ठीक, फिनोल के बाद क्या आता है? ईथर्स। तो ईएसआर इन ईथर्स कुछ भी नहीं है करने को, क्योंकि अब तुम ये ऑलरेडी समझ चुके हो, अंडरस्टैंड कर चुके हो क्या करना है। अगर कोई ईथर है तो बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास क्या लगा होगा? OR। ठीक है बच्चों, अब ये जो OR है, अगर मान लो इसके ऊपर मेरे पास OCH3 लगता है तो इसको हम कॉमन नेम में बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते हैं? एनिसोल। इसी तरह से, यानी आप वैसे बोल सकते हैं मिथाइल फिनाइल ईथर, दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है जी, और या फिर एनिसोल। इसी तरह से बेटे, अगर आपके पास यहां पे C2H5 लगा होगा तो इसको फिनिटोल बोल दोगे। दिस इज कॉल्ड एज फिनिटोल। ये कॉमन नेम इसके चलते ज्यादातर। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटा, सिंपल सी बात ये है कि यहां हमारे पास देयर आर लोन पेयर ओवर ऑक्सीजन, सो ऑब्वियसली दिस ग्रुप मस्ट बी शोइंग प्लस आर इफेक्ट। इफ ग्रुप इज शोइंग प्लस आर इफेक्ट, बेंजीन रिंग गेट्स एक्टिवेटेड, यानी इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन दैट ऑफ प्लेन बेंजीन से, या बोलिए आप अल्काइल बेंजीन के मुकाबले इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। हाँ, फिनोल के मुकाबले इसकी रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि फिनोल में OH जो होता है उसका प्लस आर ज्यादा ऑपरेटिव होता है देन दैट ऑफ दिस OCH3, क्योंकि यहां ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन किसने देने हैं? कार्बन ने, और वहां किसने देने हैं? हाइड्रोजन ने। तो ऑटोमेटिकली कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने से इतने ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं देता है, तो फिनोल के मुकाबले लेस रिएक्टिव है। लेकिन अगर आप अल्काइल बेंजीन या बेंजीन के मुकाबले बोलें, या फिर क्लोरो बेंजीन के मुकाबले या हेलो एरीन्स के मुकाबले बोलें, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स ईएसआर। और ईएसआर तो वही है, ये और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। एक तो प्लस आर है तो ये एक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग एंड और दो पैरा डायरेक्टिंग। तो बेटे ले दे के वही 4-5 रिएक्शन। ठीक, कौन से? पहला हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जैसे मान लो क्लोरीनेशन करोगे, कैसे करते हो क्लोरीनेशन? क्लोरीन द प्रेस ऑफ AlCl3 या कोई भी FeCl3 एटसेट्रा, कोई भी लुईस एसिड यूज करते हो। और क्योंकि और दो पैरा डायरेक्टिंग है तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट कहां पे आएगा बेटा? या तो और दो पे क्लोरीन लग जाएगी और या फिर पैरा पे क्लोरीन लग जाएगी। ठीक, कोई भी नई चीज अवेलेबल यहां पे है नहीं। इट्स वेरी सिंपल। अगर ब्रोमिनेशन करनी है आपको तो ब्रोमिनेशन आप किसकी प्रेजेंस में करते हैं? जैसे FeBr3, AlBr3, कोई भी लुईस एसिड, अगेन द प्रोडक्ट विल बी ऑर्दो एंड पैरा। तो ऑर्दो पे ब्रोमीन लगेगा या पैरा पे ब्रोमीन लगेगा, नथिंग डिफिकल्ट। ठीक, ऑलरेडी डन। ठीक, सिमिलरली नाइट्रेशन की बात करें, सिमिलरली नाइट्रेशन की बात करें तो नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में। तो ये ऑर्दो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑटोमेटिकली द नाइट्रो ग्रुप विल अरेंज इटसेल्फ ऑन ऑर्दो और अदरवाइज ऑन पैरा, द सेम थिंग अप्लाइज। ठीक, ऐसे सल्फोनेशन कर सकते हैं, ऐसे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हो कि नहीं? yes, तो सेम इसमें सारे रिएक्शन सेम है, दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन होती, जो कि मैंने बोला था फिनोल में मेरे अकॉर्डिंगली नहीं होती, एनसीईआरटी बोलती होती है। ठीक, बट एनिसोल वगैरह में या ईथर में फ्रीडल क्राफ्ट इजीली हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो और कुछ करने की जरूरत है इसमें? और कुछ है ही नहीं, करने की क्या जरूरत है इसमें? और ये यही है सिर्फ। तो कर सकते हो ईथर के ईएसआर। इट इज सिमिलर देन दैट ऑफ, जैसे कि आप अल्काइल बेंजीन के करते वैसे इसमें आते हैं। अब उसके बाद अगला चैप्टर कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन्स। ठीक, तो उसमें हमारे पास कौन सा आएगा? बेंज एल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। तो अब हम बात करेंगे ईएसआर इन कार्बोनाइल्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे CHO लगा दिया, या फिर इस पे CO CH3 कोई भी ईथर,
सॉरी कोई भी कीटोन। अब बेटा इसका कौन सा इफेक्ट होता है? -R होता है, यू वेरी वेल नो। एक तो ये ग्रुप कैसा हो गया? डीएक्टिवेटिंग, यानी स्पीड को क्या करेगा? कम करेगा। ठीक, और दूसरी बात क्या करेगा बच्चा? दूसरी बात क्या करेगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो नेक्स्ट चीजों को कहां लेके जाएगा? मेटा डायरेक्शन पे। तो बेटा अगर इसकी क्लोरीनेशन करो, इसकी क्लोरीनेशन करो, तो क्या AlCl3 में बोलो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? सिर्फ मेटा पे क्लोरीन लगा दोगे, मेटा पे ब्रोमीन लगा दोगे, मेटा पे नाइट्रो लगा दोगे। फ्रीडल क्राफ्ट होना नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट इसमें होता नहीं। ठीक, फ्रीडल क्राफ्ट reactions does not happens in these compounds। और बाकी बेटा आप क्लोरीनेशन करो, नाइट्रेशन करो, सल्फोनेशन करो, ठीक, सेम रिएक्शन आ जाएगा। आप यहां पे नाइट्रेशन कर दो HNO3 H2SO4 में, तो हमारे पास मेटा पे क्या आ जाएगा बच्चों? CHO, मेटा पे नाइट्रो। अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो क्या आएगा? सल्फोनेशन, SO3H कहां पे आएगा? मेटा पे। कोई नई चीज है क्या? सेम reactions are there for नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हो तो सेम होगा। सेम रिएक्शंस आर देयर फॉर सल्फोनिक एसिड्स, सेम रिएक्शंस आर देयर फॉर बेंजोनाइट्राइल। जितने भी विड्रॉइंग ग्रुप है -R वाले, सेम रिएक्शंस। स्पीड स्लो होती जाएगी, जितना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा उतना स्पीड स्लो होती जाएगी। बाकी अगर बोले तो इन सब के रिएक्शन इसी तरह से करने हैं। ये सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और मेटा डायरेक्टिंग है। तो आपने अगला इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लेके जाना है? मेटा पे लेके जाना है। फ्रीडल क्राफ्ट इनमें किसी में भी नहीं होता, फ्रीडल क्राफ्ट इनमें किसी में भी नहीं होता। मैंने यहाँ पे ना बेंजोइक एसिड नहीं लिखा है ना बेटा, हालांकि बेंजोइक एसिड जो है वो भी तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन उसमें एक दो रिएक्शंस का थोड़ा फर्क समझाता हूं। आगे चले जी, मतलब कोई समझने वाली बात तो नहीं खास इसमें। अगली बात, अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करूंगा, ESR इन बेंजोइक एसिड्स, देखो बेटा ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसमें। हमारे पास अगेन जो COOH लगेगा, इसका कौन सा इफेक्ट होगा बोलो? -R। सो इट इज डीएक्टिवेटिंग अगेन एंड मेटा डायरेक्टिंग अगेन। कोई दिक्कत है क्या? पर इसमें मान लो आप क्लोरीनेशन करना चाह रहे हो तो क्या बनेगा? मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगेगा, सेम ही तो है। ब्रोमिनेशन करना चाहोगे, मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगेगा, ठीक है। आयोडीनेशन इसमें जनरली होएगी नहीं क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक। आयोडीनेशन वगैरह जनरली करते नहीं हम इसमें, वो इतने अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते नहीं। फ्रीडल क्राफ्ट होगा नहीं, लेकिन फिर ये अलग से क्यों बताया? देखो बेटा ये ध्यान देना बस, अगर मान लो इसकी नाइट्रेशन करें, इसकी नाइट्रेशन करें, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं बड़ी आसानी से डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। जब भी इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो जैसे नाइट्रो ग्रुप लगेगा वैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, यानी हमारे पास डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो बी इवॉल्व। हालांकि कई बुक्स में इसमें भी मेटा पे नाइट्रो लिख के दिया होगा, बट बेटे जब भी कभी हम नाइट्रेशन करते हैं ना बेंजोइक एसिड की, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। ऐसी सल्फोनेशन करेंगे तो सल्फोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात?
अगर इसके साथ आपने सल्फोनेशन करी H2S2O7 और हमारे पास इसमें प्रोडक्ट ये रह जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। ये खासियत है इस पर्टिकुलर की कि इसमें जब कभी भी अगर बेंजोइक एसिड में नाइट्रेशन यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, नाइट्रिक एसिड यूज हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड आउट। सिमिलरली सल्फोनेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड आउट। ये इसमें खासियत है बच्चों, ये इसमें खासियत है। बोलो क्लियर? एनी डाउट? ठीक इसी तरह से बेटा एक और छोटा सा हम नाइट्रोबेंजीन की बात जरूर करना चाहेंगे। ठीक है, अगर बेंजीन की आप नाइट्रेशन करते हो, ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं, बेंजीन की नाइट्रेशन करते हो तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा ना बच्चे। लेकिन +1 में तुम्हें बताया था कि अगर टेम्परेचर इस रिएक्शन में अबव 90 डिग्री हो जाता है, अबव 90 डिग्री, तो डाई नाइट्रेशन हो जाती है, डायरेक्टली डाई नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन अगर बेंजीन की करनी है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक, कि हमारे पास अगर बेंजीन में टेम्परेचर 90 डिग्री से कम हो तो मोनो नाइट्रेशन, 90 डिग्री से ऊपर हो तो डाई नाइट्रेशन डायरेक्टली कर देना है। क्योंकि NO3 जो यहां पे NO2 पॉजिटिव बनता है ना, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा मिल जाए तो ये ज्यादा रिएक्ट कर देता है, इसलिए डाई नाइट्रेशन कर देता है, होनी मेटा डायरेक्शन पे। बोलो क्लियर? खत्म हो गई ESR। अब रह गया ESR सिर्फ किसका? एनिलीन का, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ESR खत्म। आपकी सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ESR मैंने खत्म कर दिया एक ही जगह पर, बार बार आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही बात है, जो +R वाले हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो -R वाले हैं वो मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक, बस फ्रीडल क्राफ्ट सिर्फ किसमें होना है? या तो बेंजीन में, या अल्काइल बेंजीन में, या फिर ईथर्स में। ठीक है बच्चे, बाकी किसमें होना नहीं है। फिनोल में भी एनसीईआरटी ने करवा दिया है, ठीक, बाकी कहीं फ्रीडल क्राफ्ट होना नहीं है। ना बेंजाल्डिहाइड में फ्रीडल क्राफ्ट है, ना बेंजोइक एसिड में फ्रीडल क्राफ्ट है, ना नाइट्रोबेंजीन में फ्रीडल क्राफ्ट है, ना ही आपके पास बेंजोनाइट्राइल में फ्रीडल क्राफ्ट है। जहां स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वहां फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है। लास्ट बात कर रहे हैं बेटा, आखिरी बात इन ESR, बहुत ध्यान से समझना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये है ESR इन एनिलीन। बेटा बार बार हर चैप्टर में मैं टाइम वेस्ट करता इस पे, तो इससे अच्छा एक ही बार में हमने निपटा दिया, 2 लेक्चर के अंदर सारा ESR आपका हो गया। ठीक है, आपको टेंशन खत्म हो जाएगी, जहां मर्जी आप अप्लाई करो, कोई नई चीज आनी नहीं, मैकेनिज्म में कुछ नया नहीं आना है। ठीक, एनिलीन में देखिएगा, एनिलीन ना लगभग वैसे रिएक्शन शो करता है जैसे फिनोल शो करता है, क्योंकि जितना ज्यादा यू कैन से रिंग को एक्टिवेट करने वाला OH होता है, उससे कहीं ज्यादा एक्टिवेट करने वाला NH2 होता है। क्योंकि आपको पता है NH2 का +R तो होगा ही होगा। तो अगर मैं एनिलीन की बात करता हूं, एनिलीन की बात करता हूं, एनिलीन का मतलब क्या है? ठीक बेटे, इसमें नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। सो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इसका कैसा होगा? +R इफेक्ट होगा, देयरफॉर हाईली एक्टिवेटिंग होगा। ठीक, और दूसरी बात क्या होगी? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। कोई नई चीज बता रहा हूं क्या आपको? ठीक, देखो बच्चे, यहां पे अगर आप हैलोजिनेशन करने लगते हो, अगर यहां पे आप हैलोजिनेशन करने लगते हो तो या तो ऑर्थो पे हैलोजिनेशन हो जाएगी, या फिर पैरा पोजीशन पे हैलोजिनेशन हो जाएगी। क्या कोई मुश्किल है इसमें? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? पर मैं प्रॉब्लम अब तुम्हें देता हूं। देखो बेटे, अगर मान लो मैं इसकी नाइट्रेशन करना चाहता हूं, मैं इसकी नाइट्रेशन करना चाहता हूं, बेटा प्लीज इधर पूरा ध्यान देंगे, नाइट्रेशन करना चाहता हूं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर मैंने यूज किया,
अब इसमें क्या है कि NH2 और दो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो नाइट्रो कहां पे लगना चाहिए था, कहां पे लगना चाहिए था, और दो पैरा पे, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली मेटा नाइट्रो एनिलीन बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रुप और दो पैरा डायरेक्टिंग बना क्या, मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब ये क्यों हो गया सर, ये तो बदतमीजी हमारे साथ बिल्कुल। ग्रुप प्लस आर वाला है लेकिन दे क्या रहा है, मेटा डायरेक्टिंग। बेटा बहुत सिंपल है, यहां हमने एसिड लिया H2SO4। ऐसा क्यों होता है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा +2 में आपको कि NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट व्हेन नाइट्रेटेड इट गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन। ऐसा क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि जो एनिलीन है इसके ऊपर जब हमने एसिड डाला, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में H2SO4 डाला, H2SO4 से हमें H पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, H2SO4 मिलेगा और वो यहां पर अटैक करेगा, कहां पर, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पर, और उससे बन जाएगा एनिलीनियम आयन। क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन, विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नाउ, विच इज हाईली डीएक्टिवेटिंग। अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं रहा क्योंकि जो लोन पेयर थे वो तो H ने खा लिए, क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर बचे, उल्टा अब इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। एक तो रिंग डीएक्टिवेट हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया कि नहीं हो गया। तो कहने का मतलब आप बोलोगे कि होता क्या है, होता यह है कि जब हम नाइट्रेशन करने लगते हैं तो हम H2SO4 यूज करते हैं या कोई नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करते हैं, उससे जो एसिड मिलता है, एसिड का अटैक एनिलीन के लोन पेयर पे हो जाता है। जब एनिलीन के लोन पेयर पे हो जाता है तो बेटे हमारे पास एनिलीनियम आयन बन जाता है, और एनिलीनियम आयन में ये अब डीएक्टिवेटिंग हो जाता है, और दूसरी बात मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। इस वजह से हमारे पास मेटा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आई, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, हाँ जी, एनी डाउट्स। सिमिलरली प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें सल्फोनेशन करना चाहता हूं, सल्फोनेशन आपको हर बार बताया किसमें होती है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में या फिर H2S2O7 में। प्यारे बच्चों इसमें पहले इसका अटैक इधर होता है, इसका अटैक इधर होता है, हमारे पास पहले ये बन जाता है NH, ठीक, NH2 या NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। ठीक, एक सेकेंड मैं इसको पूरा लिख देता हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए, ऐसे आपको अधूरा समझ में आएगा। ठीक, देखो बेटे यहां से H और OH बाहर निकलेगा, ठीक, और यहां साथ में जुड़ेगा SO3H। क्या जुड़ेगा, SO3H। ठीक है प्यारे बच्चों, तभी मैंने दूसरे कलर से लिखा है। ठीक, एनिलीन का H और H2SO4 का OH, वाटर बाहर निकल गया। अब उसके बाद इसमें होगी रीअरेंजमेंट। क्या होगी, रीअरेंजमेंट। ये पैरा पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। ये कहां शिफ्ट हो जाता है, पैरा पोजीशन पे, और हमारे पास फॉर द टाइम बीइंग ये बन जाता है। इसको बोलते हैं सल्फानिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फानिलिक एसिड। पर प्यारे बच्चों ये एक्चुअली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि देखो यहां पे एक बेसिक ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर है, एंड दिस इज एन एसिडिक ग्रुप जिसपे हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड H पॉजिटिव है। क्लियर हो गया। ये H पॉजिटिव यहां से टूटता है और इसके लोन पेयर पे अटैक कर देता है। उसकी वजह से सल्फानिलिक एसिड एग्जिस्ट ही बेटे ऐसे करता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट हैं। जब किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट होते हैं,
इसको बोलते हैं ज्वीटर आयन। क्या बोलते हैं? ज्वीटर आयन। और इंटरनल सॉल्ट, और बाईपोलर आयन। बाईपोलर आयन वेरी इंपॉर्टेंट। तो सल्फानिलिक एसिड जब हम इसकी सल्फोनेशन करते हैं प्यारे बच्चों, तो पहले नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक होने की वजह से हमारे पास वाटर निकलने से ये पार्ट इस पे ज्वाइन करता है, और फिर उसकी रीअरेंजमेंट होती है। पैरा पोजीशन इज द मोस्ट सिमेट्रिकल पोजीशन, सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड पोजीशन इस पैरा, तो पैरा पे अटैक हो जाता है। यहां पे आपका सल्फानिलिक एसिड तो बन जाएगा, लेकिन वो एग्जिस्ट कैसे करेगा? इस तरह से, ज्वीटर आयन की तरह। इट एग्जिस्ट एज ज्वीटर आयन। अब ये जो ज्वीटर आयन की माया देखना चाहते हो, क्यों इतना इंपॉर्टेंटली इसको बोला जाता है, आगे चलें इसको बताएं आगे। ये मिटा दूं क्या? लिख लो, लिख लो, आराम से लिखो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली। नोट कर लिया बच्चे? इस ज्वीटर आयन को मैंने इसलिए यहां पे बताना आपको सही समझा, क्योंकि ज्वीटर आयन जो होगा ना, इसकी बड़ी मस्त प्रॉपर्टीज होती है। ये मेरे पास ज्वीटर आयन है, मान लो मैंने इसको एसिडिक मीडियम में रखा, मान लो मैंने इसको एसिडिक मीडियम में रखा। H पॉजिटिव किस में मिलेगा? एसिडिक मीडियम में। तो H पॉजिटिव कहां पे अटैक करेगा बेटा? ऑब्वियसली नेगेटिव पर। नेगेटिव पे अटैक करेगा तो एसिडिक मीडियम में ये ज्वीटर आयन एग्जिस्ट एज कटायन, एग्जिस्ट एज कटायन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो मूव टुवर्ड्स कैथोड, मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ठीक, मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करता है। क्लियर हो गया बेटा? और वहीं पर अगर बेटा इसमें मैंने बेस रखा, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, अगर मीडियम बेसिक हो जाए, अगर मीडियम बेसिक हो जाए तो क्या होगा? ये OH किसको निकालेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को। एसिडिक हाइड्रोजन यहां है, एंड देन इट विल एग्जिस्ट एज लाइक दिस, अनायन। तो बेसिक मीडियम में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? अनायन, यानी जिसको हम बोलेंगे मूव्स टुवर्ड्स एनोड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो बेटे देखो, ये अलग अलग मीडियम में ज्वीटर आयन अलग तरह से बिहेव करता है। पर एक ऐसा पीएच होता है जिस पीएच पे इसकी नेट मूवमेंट कहीं भी नहीं होती, किसी भी साइड मूवमेंट नहीं हो पा रही होती। ठीक, उस पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। कल को पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? वैसे ये सरफेस एंड कैटालिसिस जो चैप्टर हुआ करता था, कभी तुम्हारे सिलेबस से काट दिया। ठीक, सरफेस एंड कैटालिसिस में करवाया जाता था आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। या फिर मैं बायोमोलिक्यूल्स में इसको दोबारा दोहराऊंगा जब आपको अमीनो एसिड्स पढ़ाऊंगा, उसमें मैं निकालना भी सिखाऊंगा तुम्हें कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते कैसे हैं किसी भी चीज का। ठीक, फिलहाल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? इट इज द पीएच एट विच देयर इज नो नेट मूवमेंट of Zwitter ion in an applied electric field। किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में, हाँ विधांश दोबारा बता दूंगा बेटा, किसी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ऐसा करें, एक ऐसी पीएच रखें जिस पीएच में ये एग्जिस्ट ही ऐसे करे, एग्जिस्ट ही कैसे करे? ज्यूटर आयन की तरह। सो नीदर इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड नॉर टुवर्ड्स एनोड। तो ऐसी पीएच को क्या बोलते हैं?
आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज अ पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ पीएच, इट इज अ पीएच एट विच देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर्स। ज्यूटर आयन स्ट्रक्चर की कोई नेट मूवमेंट नहीं होती, उसको आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। आप बोलोगे सर फिर तो उसका मतलब ये होगा ना एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल। नहीं, ऐसी बात नहीं। दैट डिपेंड्स अपॉन कि इसका के कितना है, इसका के बी कितना है, ठीक, उसकी हम एवरेज लिया करते हैं। एंड दैट आई विल टेल यू इन यू कैन से बायोमोलिक्यूल्स की कैसे निकाले किसी का भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, क्योंकि वहां अमीनो एसिड होंगे तरह तरह के, तो तरह तरह के अमीनो एसिड का मैं आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल के दिखा सकूंगा। ठीक, यहां तो एक ही आना है तो वहां तरह तरह का दिखा देंगे। फिलहाल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट और नॉट? अब देखो बेटे इसी तरह से, अच्छा सल्फोनेशन बोल रहे थे वेदांश। वेदांश सल्फोनेशन में बेटे पहले H2SO4 और ये जो होता है actually it breaks up H2SO4 in sulfonation breaks up H3O positive, HSO4 negative and sulfur trioxide. So basically sulfur trioxide is an electrophile and that attacks on the lone pair of nitrogen और फर्दर फिर वो इस H3O पॉजिटिव से H लेके ये बनता है बेटा। गॉट इट और नॉट? पहले ये बनता है, फिर उसमें रीअरेंजमेंट होती है इसकी पैरा पर, ठीक, और फिर पैरा पे सल्फानिलिक एसिड इस तरह से बनता है, पैरा सल्फानिलिक एसिड, और फिर ये वाला एसिडिक है, ये बेसिक ग्रुप है, H ट्रांसफर हो जाता है जिसकी वजह से ज्यूटर आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आ गया बच्चों? लास्ट जरा ध्यान दे, अगर मान लो एनिलीन है और एनिलीन के आप अगेन से ब्रोमिनेशन क्लोरिनेशन करना चाहते, पर मीडियम रखा आपने CS2, मीडियम रखा CS2, ठीक, तो प्यारे बच्चों फिर से हमारे पास क्या होगा? मोनो नाइट्रेशन, मोनो हैलोजिनेशन हो जाएगी, और दो पे या फिर पैरा पे, और यहीं पे अगेन अगर पोलर मीडियम रखा जैसे फिनोल में होता था, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। अगेन यू विल हैव ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जैसे फिनोल में बना था वैसे ही यहां पे होगा। जैसे फिनोल में पोलर मीडियम में क्या बना था? ट्राई ब्रोमो फिनोल, यहां पे पोलर मीडियम में क्या बन रहा है? ट्राई ब्रोमो एनिलीन। वैसे ही वहां पे नॉन पोलर में क्या बना था? मोनोब्रोमो, यहां पे भी मोनोब्रोमो। इसके रिएक्शन वैसे एनिलीन के फिनोल से बिल्कुल मैच करते हैं, बिल्कुल मैच, ठीक। नाउ आपकी बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट ESR करवाने जा रहा हूं, ठीक। ये आने वाले दो रिएक्शन जो हैं ये हमारी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट ESR हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ESR एनिलीन में पाए जाते हैं। बस ये खत्म होते आपका ये काम खत्म, फिर आप मेरे से डिस्कस करते रहो, ठीक। इतना सही पढ़ाना था। देखो बेटे सबसे पहले तो हम यहां करेंगे डाईएजोटाइजेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितने वेरी लगाए मैंने? डाईएजोटाइजेशन। बेटा डाईएजोटाइजेशन का मतलब समझना, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन, टाई मतलब जोड़ना, दो नाइट्रोजन को जोड़ना, दो नाइट्रोजन को जोड़ना। बेटे हमारे पास ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसका पूरा एक चैप्टर अलग से, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पूरा चैप्टर अलग से, जो SNAR नहीं पढ़े ना अभी तक हमने, इसके बाद उसी की शुरुआत होनी SNAR की। तो SNAR1 पाई सिर्फ इसमें जाते हैं, और वहां पूरा चैप्टर खत्म करवा दूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा चैप्टर, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, और सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैंडमिर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, बाल शीमन रिएक्शन, एक एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन डायजोनियम क्लोराइड का होता है। यहां पे समझिए एक कंपाउंड है बेंजीन
डाईएजोनियम हलाइड, या क्लोराइड बोल दिए यहां पे अपन। ठीक, ये जो है ये कंपाउंड हमने बनाना है। ठीक, इसमें 2 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं ना बेटे। वैसे तो आपको अच्छे से पता है जिस भी कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन देखते ना, तो हीट करेंगे तो N2 निकल जाता है हमेशा, क्योंकि दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होता है? नाइट्रोजन। तो जब भी कहीं पे 2 नाइट्रोजन इकट्ठे होते हैं और आपने कहीं गलती से भी हीट कर दिया, तो सबसे पहली चीज बाहर क्या निकालते हो? N2। इसलिए ऐसा कंपाउंड बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, लेकिन हम ESR के सहारे से इसको बना लेते हैं। और इसके आगे ये जैसे हम बोलते हैं ना कि अल्काइल हैलाइड्स आर सिंथेटिक टूल्स इन द हैंड ऑफ केमिस्ट। ठीक, दिस इज अनदर सिंथेटिक टूल जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो कैसे करते हैं? डाई एजोटाइजेशन का मतलब समझ में आया? डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, टाई मतलब जोड़ना। डाई एजोटाइजेशन, इसका मैकेनिज्म भी बताएंगे। इसमें बहुत सारी चीजें बताने को है, तो मतलब आधा घंटा साइड है। तो देखो बेटा, डाई एजोटाइजेशन में क्या होता है कि हमने लिया एनिलीन। क्या लिया? एनिलीन। एनिलीन में बेटे हम रिएक्शन करवाएंगे HONO का, HONO नाइट्रस एसिड, in the presence of HCl. Mind it, HONO is not a stable species, is always and always formed in situ. और ये हमेशा in situ बनाया कैसे जाता है? NaNO2 and HCl। जब भी जिंदगी में कभी NaNO2 और HCl देखेंगे, मतलब क्या है? HONO। सर वहां KNO2 और HBr लिखा था, सेम बात होगी। ठीक, तो NaNO2 और HCl HONO को डिपिक्ट करता है। HCl मैंने अलग से भी लिखा, इसका भी रीजन बताऊंगा आगे में। ठीक, अब यहां पे टेम्परेचर जो होता है ना, दैट शुड बी हाईली कंट्रोल्ड, 0 to 5 डिग्री, यानी आइस कोल्ड कंडीशंस। व्हाट? आइस कोल्ड कंडीशंस। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, जिस भी मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन हो, हल्का सा भी हीट हुआ तो N2 विल बी गिवन आउट, क्योंकि दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल ही क्या है? नाइट्रोजन। ये प्रूफ है हमारे पास कि दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन है। क्यों? अगर नाइट्रोजन दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं होता तो क्या हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती? हमारे एटमॉस्फेयर में 79% नाइट्रोजन इसीलिए क्यों रिएक्ट ही नहीं करती है? बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए वो किसका रिएक्ट नहीं कर रही है, एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई है। समझ रहे मेरी बात? तो दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल ये होता है, पर हमने टेम्परेचर यहां पे आइस कोल्ड इसलिए रखा था कि नाइट्रोजन बाहर ना निकले। और प्रोडक्ट हमारे पास बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। प्रोडक्ट बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इट इज एन ESR reaction. And how this ESR happens? See the mechanism of this reaction. Mechanism of this reaction, very very important mechanisms में से एक है। ठीक, लंबा मैकेनिज्म है, समझने वाला मैकेनिज्म है। ठीक बेटा, सारे बच्चे लिखने से ज्यादा यहां देखने पे ध्यान देंगे, समझने पे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात क्या है कि हमारे को HCl से मिलेगा H पॉजिटिव। HCl से क्या मिलेगा? H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव अटैक करेगा HONO पर। HONO यानी नाइट्रस एसिड पर अटैक करेगा। गॉट इट और नॉट? इसकी वजह से यहां पे ये लोन पेयर पे अटैक किया, ठीक, और वाटर बाहर निकाला। क्या निकाला बाहर? वाटर, H एंड OH, ये बाहर निकला। गॉट इट और नॉट? और हमारे पास बना NO1 पॉजिटिव। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस वेरी रिएक्शन। कई बार पेपर में पूछा गया है डाइएजोनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट में कहीं है O नहीं है, देख रहे हो? प्रोडक्ट में कहीं पे भी O नहीं है, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसा है? नाइट्रो
नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पर ये अटैक करेगा। ठीक, पर अटैक कहां करेगा? ये था हमारे पास बेंजीन रिंग, और ये था बेटा नाइट्रोजन, और इसके ऊपर हुआ करते थे लोन पेयर। गॉट दिस और नॉट? और हमारे पास अब की बार जो भूखा नंगा आया है वो है NO1 पॉजिटिव। अब NO1 पॉजिटिव पहले कहां अटैक करेगा? नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा। ठीक है बेटा, जब नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक होगा तो हमारे पास NH N डबल बॉन्ड O, क्या इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं रहेगा? बोलो प्यारे बच्चों, एम आई क्लियर? अब क्या है, क्या नाइट्रोजन कभी पॉजिटिव रहता है यार? नाइट्रोजन तो पॉजिटिव रहता नहीं। किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? H से। ठीक, ये H यहां तो बाहर निकाल दो। ठीक, जब ये H बाहर निकाल दोगे तो एसिडिक मीडियम तो है, अटैक फिर भी होगा। तो अपन ऐसा करते हैं, चलो बाहर निकाल के दिखाते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास बन गया NH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। ठीक, यहां पहले H पॉजिटिव बाहर निकला था, और एसिड से हमारे पास एसिड है ना यहां पर, इससे H पॉजिटिव मिलेगा। चाहे ये वाला लगा देते, चाहे ये वाला लगा देते, एक ही बात है। ये लोन पेयर पे अटैक करेगा, यहां पे ऑक्सीजन के लोन पेयर पे। ऑक्सीजन आगे से इलेक्ट्रॉन लेगी और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर खींचेगा। ठीक है जी, उसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बना? प्लीज लिखना कम, समझना ज्यादा। यहां पे N के साथ क्या आ गया? डबल बॉन्ड OH। बोलो समझ में आता कि नहीं आता? इस H पॉजिटिव ने यहां अटैक किया, OH बना, तो O के ऊपर पॉजिटिव होना था। O ने यहां से इलेक्ट्रॉन लिया, डबल का सिंगल हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव होना था, इसने लोन पेयर लिए, सिंगल का डबल हो गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? बोलो समझ में आया कि पिछला भी चला गया? आ गया। अब नाइट्रोजन रहेगा क्या पॉजिटिव? किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन से। स्पीशीज क्या बन जाएगी? स्पीशीज बन जाएगी N डबल बॉन्ड NOH, और बाहर क्या निकला प्यारे बच्चों? पर मीडियम में अभी भी H पॉजिटिव है। चाहो तो इसी को शो कर दो मेरी बला से, बात एक ही है। H पॉजिटिव ने अटैक करना, चाहे ये वाला कर दे, चाहे ये वाला कर दे, भीख मंगा है, कहीं तो अटैक करेगा। तो इसने कहां अटैक किया? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन पे अगेन से। H पॉजिटिव अटैक करेगा। इंटरेस्टिंग है तुम लोग। यहां पे N डबल बॉन्ड NOH1 पॉजिटिव। बोलो ये बना कि नहीं बना जी? बोलो ये बना कि नहीं बना? अब यहां से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। नाइट्रोजन कहां से लेगी? अगले नाइट्रोजन के लोन पेयर को खाएगी। उसकी वजह से वाटर तो निकल गया बाहर, H2O निकला बाहर कि नहीं निकला? और मेरे पास ये अनायन बना N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस N पे पॉजिटिव चार्ज, और इस N पे क्या रहेंगे? लोन पेयर। अब ये दोनों नाइट्रोजन इस पॉजिटिव चार्ज का कैच कैच खेलेंगे। ठीक, कैसे? इसने यहां के इलेक्ट्रॉन लिए, वे दोनों ही है, इसने यहां के इलेक्ट्रॉन लिए तो लोन पेयर यहां आ गए भाई। ठीक, अगला रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना? अगला रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, N को इलेक्ट्रॉन मिल गए, यहां लोन पेयर आ गया, ये वाला N पॉजिटिव हो गया। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो लोन पेयर यहां आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बोलो पॉजिटिव चार्ज का कैच कैच खेलने लग गए कि नहीं? और इसी कैच कैच खेलने के चक्कर में मस्त रह गए और स्टेबल रह गए। नाइट्रोजन निकली नहीं,
हैं जी, वो सिर्फ क्या कर रही है, पॉजिटिव का कैच कैच खेली जा रही है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है और मीडियम में Cl नेगेटिव तो पड़ा ही हुआ है, समझ रहे मेरी बात, तो बेसिकली इसका Cl नेगेटिव जुड़ जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, डायएजोनियम क्लोराइड। मैकेनिज्म समझ में आया बोलो? दोबारा देख लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हमने H पॉजिटिव का अटैक करवाया, कहां पे, HCl से H पॉजिटिव मिला था, कहां पे, HONO पे। HONO कहां से मिला था, NaNO2 और HCl से, ठीक। और यहां पे हमारे पास क्या, वाटर निकल गया, NO1 पॉजिटिव, नाइट्रोसोनियम आयन विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल। उसने अटैक किया किस पे, नाइट्रोजन के लोन पेयर पे। स्पीशीज बनी होगी ऐसी, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज, सारा गुस्सा किस पे उतारेगी, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन को निकाल के बाहर फेंकेगी और ऐसी बन जाएगी। जहां पे भी नाइट्रोजन न्यूट्रल होगी उसके ऊपर लोन पेयर है, अंडरस्टूड और नॉट? जहां नाइट्रोजन न्यूट्रल है उसके ऊपर लोन पेयर है, जहां पॉजिटिव है वहां नहीं है, जहां न्यूट्रल है वहां है। तो यहां लोन पेयर थे भाई। अब जो H पॉजिटिव ये वाला था, इसने इस H पॉजिटिव का बदला चुकाया कि तुमने उसको बाहर निकाला था, मैं तुम्हारे को नहीं छोड़ूंगा, इस पर अटैक किया। इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, इसने यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, नाइट्रोजन पॉजिटिव हो गया, इसने फिर गुस्सा किस पे निकाला, H पॉजिटिव को ठुड्डा मारा, तेरा भाई तंग कर रहा है ना जी, इसको निकाल के बाहर फेंका। दूसरे H ने फिर इस पे अटैक कर दिया, मेरे दोस्त को बाहर निकाला, ठीक। इसके ऊपर अटैक हो गया, वाटर का कंपोनेंट बना, वाटर निकल गया और ये स्पीशीज बन गई डायजोनियम आयन। बोलो क्लियर है? एनी डाउट्स? अब है ये सर है, तो अगर रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे तो फास्टर होगा, विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो होगा नहीं। रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो फास्टर होगा और विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो होगा नहीं। लेकिन इसकी कुछ स्पेशलिटीज के बारे में ध्यान देते हैं। डायजोटाइजेशन का समझ में आया? इसमें दो चीजें विच आर टू बी कंट्रोल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली। सबसे पहले टेम्परेचर, हमने यहां टेम्परेचर क्या रखा, 0 to 5 डिग्री। आगे चलें जी। नाउ सबसे पहले इस रिएक्शन में पढ़ेंगे टेम्परेचर कंट्रोल, कि यहां पे टेम्परेचर का कंट्रोल अपने को चाहिए दोस्त। क्यों चाहिए? ये जो डायजोनियम क्लोराइड होते हैं ना, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक समझते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर कहीं तुमने ऐसा किया कि कोई डायजोनियम क्लोराइड ले लिया, ठीक है जी, और उसको हीट कर दिया, एटमॉस्फेयर से वाटर मिल जाएगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक बेटा? which absorbs water but does not change into solution। जो वाटर तो एब्जॉर्ब करते हैं पर सोल्यूशन में चेंज नहीं होते, हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, दुनिया का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल नाइट्रोजन बाहर चला जाएगा, वाटर से HCl भी बाहर आएगा और बन जाएगा फिनोल। क्या बन जाएगा? फिनोल। नाइट्रोजन गिवन आउट, HCl उड़ी उड़ी। इसलिए बेटा जब तुम्हें पेपर में क्वेश्चन देते हैं, इधर ध्यान देना, ठीक। अगर तुम्हें ऐसे दे दिया कि एनालीन, ठीक, और रिएक्शन दे दिया इसका बेटे आपके साथ NaNO2 एंड HCl, और टेम्परेचर रखा 0 to 5 डिग्री, यानी ऐसे लिख दिया आइस कोल्ड, तो तब तो हम बनाएंगे डायजोनियम क्लोराइड। पर बेटे तुम्हारे को ना लड्डू बना देते, रिएक्शन यही देते हैं, HONO HCl मतलब वही, पर यहां 298 केल्विन लिख देते हैं। अगर रूम टेम्परेचर लिखा, सीधे ही फिनोल बनाने का, सीधा ही फिनोल बनाने का, फिर रिएक्शन रुकेगा नहीं, ठीक। तो इसका रीजन क्या है? टेम्परेचर शुड बी कंट्रोल्ड आइस कोल्ड। व्हाई? Because diazonium chlorides are hygroscopic. They absorb water and gets hydrolyzed. They absorb water and gets hydrolyzed and changes into phenol. इसलिए टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट आइस कोल्ड, यानी 5 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर करोगे तो सीधे फिनोल बनाना। ये बात मेरी ध्यान से अपने कानों में घोल लो बच्चे, पेपर में ना आपको ऐसे लिख के दिया होगा 298 केल्विन, ये मत बना देना और ये बनाना सीधे फिनोल।
और ये आइस कोल्ड होगा तब डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे अपन। क्लियर? हाँ, अगर नहीं लिख के दिया तो मतलब हम डाइजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं यार, है ना? नहीं लिख के दिया तो मतलब हम डाइजोनियम क्लोराइड के लिए रिएक्शन कर रहे हैं, फिनोल के लिए थोड़ी कर रहे हैं। फिनोल तो तब बन गई जब हमने हीट किया, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक था। बोलो बेटा, पहली बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट बात वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा अगला रिएक्शन इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ लेना। अगली बात है पीएच का जो कंट्रोल है। यहां हमने HCl यूज किया ना? याद रखना, मिनरल एसिड मस्ट बी टेकन इन एक्सेस। मिनरल एसिड मस्ट बी टेकन इन एक्सेस। हमें यहां मिनरल एसिड एक्सेस में लेना है। प्लीज सी दिस बच्चों, मैं HCl यहां पे भी लिखा, फिर HCl मैंने यहां पे भी लिखा यार। क्यों? इंक ज्यादा थी देश की? नहीं बेटा, मैं यहां यह बताना चाह रहा था कि HCl हमें एक्सेस में लेना है। क्यों लेना है HCl एक्सेस में? क्या क्या रीजंस हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक, सबसे पहला रीजन, इसके काम ही बहुत सारे हैं। पहली बात, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल। पहली बात, इट जनरेट्स इलेक्ट्रोफाइल। आपने जो अभी रिएक्शन मेरे साथ किया है उसमें बताओ, इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट हुआ वो किसकी वजह से हुआ था? H पॉजिटिव की वजह से। हमने यही पढ़ा था, H पॉजिटिव कहां से आया था? फ्रॉम मिनरल एसिड, दैट इज HCl एटसेट्रा। और इसने किस पे अटैक किया था? HONO पे। क्या बनाया था? पानी। और साथ में खत्म हो गई थी कहानी। NO1 पॉजिटिव यहां से समझ में आया था भाई? क्लियर? तो पहला काम तो ये था। दूसरी बात, अब जगह जगह देख रहे हैं यार, जगह जगह HCl H पॉजिटिव यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? सो इट इज यूज्ड एज रिएक्टेंट ऑल्सो। रिएक्टेंट भी है इनमें से एक, तभी तो बाद में क्लोराइड बनेगा ना दोस्तों, है ना? बन रहा है ना लास्ट में क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिए Cl तो चाहिए, तो मिनरल एसिड से ही बनेगा। पर ये दोनों बेकार से फंक्शन है, ये हो ना हो इसके अलावा कुछ भी किया जा सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो अभी तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगले रिएक्शन के बाद प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। इट मेंटेन्स द मीडियम एसिडिक so that further coupling may not take place। ये बात ध्यान रखना, it maintains the medium acidic so that further coupling may not take place। क्या होता है, ये जो डाइजोनियम क्लोराइड होता है ना बेटा, ये एनिलीन के साथ कपल करके एक डाई बना देता है, डाइएजोडाई। ठीक, तो हम नहीं चाहते कि डाई बने, हम चाहते डाइजोनियम क्लोराइड ही बने, क्योंकि हमें उससे बहुत कुछ करना है। अगर डाई बन गई तो डाइजोनियम क्लोराइड खत्म हो जाएगा। हम उस रिएक्शन को रोकना चाहते हैं। वही मेरा अगला रिएक्शन है, कपलिंग। ठीक, लास्ट जो रिएक्शन होगा कपलिंग। ठीक, वही इससे अगला रिएक्शन है मेरे पास, कपलिंग। तो बेटा जी, इट मेंटेन्स द मीडियम एसिडिक सो दैट फर्दर कपलिंग मे नॉट टेक प्लेस। ये मिनरल एसिड इसमें जरूरी है। तो बेटा डायजोटाइजेशन क्लियर हुई? देखो बेटा, डायजोटाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा हुआ? NO1 पॉजिटिव। ESR है तो रिलीजिंग ग्रुप फास्ट करवाएंगे, विड्रॉइंग ग्रुप कम करवाएंगे। टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट आइस कोल्ड। अगर टेम्परेचर 298 हुआ तो क्या बनाओगे? फिनोल। और अगर इसको हीट भी करोगे तब भी क्या बनाओगे? फिनोल। अगली बात, मिनरल एसिड मस्ट बी टेकन इन एक्सेस। इट मेंटेन्स द मीडियम एसिडिक सो दैट फर्दर कपलिंग मे नॉट टेक प्लेस। ये तो चलो है ही है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, रिएक्टेंट होता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये मेजर है
इट मेंटेन्स द मीडियम एसिडिक सो दैट फर्दर कपलिंग मे नॉट टेक प्लेस। तो सर ये कपलिंग क्या होती है? प्लीज पेन ड्रॉप कर दो, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा, क्योंकि बेटा ये रिएक्शन 2000% तुम्हारे +2 में भी आएगा। ठीक, इसमें कोई ना कोई पार्ट तुम्हारे +2 में भी आएगा और उसमें कोई ना कोई पार्ट तुम्हारे कंपटीशन में भी पूछा जाएगा। ठीक, इसलिए बहुत ही ध्यान से, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है कपलिंग रिएक्शन। लास्ट ईएसआर की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे सिलेबस का लास्ट ईएसआर, कपलिंग रिएक्शन। बेटा कपलिंग रिएक्शन जो है डायएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है। ठीक है जी, किसका है? डायएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है। और डायएजोनियम क्लोराइड यहां पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। प्लीज इधर सारे बच्चे ध्यान देंगे। कपलिंग रिएक्शन है क्या? मान लो मैंने लिया डायएजोनियम क्लोराइड और मैंने इसको रिएक्ट करवाया विद अ बेंजीन रिंग हैविंग अ वेरी वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप। यहां पे एक G, एक बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप हमारे को चाहिए, वेयर G इज अ घोर एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, वेरी एक्टिवेटिंग ग्रुप, लाइक कौन कौन से होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप? इट कैन बी NH2। इज इट अ घोर एक्टिवेटिंग ग्रुप? It can be NHR, it can be NR2, it can be OH, none others। ठीक, यही है। यानी या तो अमीन होगा और या फिर अल्कोहल होगा, मतलब ये है। ठीक, ये जो G होगा, यहां पे condition should be kept ice cold, condition should be kept ice cold। बेटा ये बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ESR है, और इसमें इसका अटैक होगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये या तो ऑर्थो पे अटैक कर सकता है, क्योंकि जो भी G होगा एक्टिवेटिंग होगा वो या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा ना, या पैरा पे अटैक करेगा या फिर ऑर्थो पे। और आपको पता है कि पैरा पे ज्यादा मेजरली अटैक हुआ करते हैं। अगर पैरा कभी कभी ब्लॉक हो तो ऑर्थो पे भी अटैक हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो पैरा तो है ही है ये। मतलब ये है बच्चों, यहां पे H लगा हुआ है ना, H, तो मैंने यहां से HCl बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, और मेरे पास यहां बना N, डबल बॉन्ड N, और यहां बेंजीन रिंग, और यहां G, और बाहर निकला HClG। क्या निकला? HCl। ये बहुत इंपॉर्टेंट HCl मैंने दिखाया, जो वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारी दुनिया घूमनी है हमारी। तो बेसिकली अगर देखा जाए सर ये रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता होगा, एक बार ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है मन में। कुछ नहीं है यार, काय की क्यूरियोसिटी है? ये G है, ठीक है जी, नहीं है जी, ये G है, और ये डायजोनियम आयन है विच इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे Cl पॉजिटिव अटैक करता था वैसे ही अटैक करेगा, क्योंकि G एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो अटैक कहां पे होगा? ऑर्थो पे, यहां पैरा पे, यहां पे अटैक हो गया इसका। ठीक है जी, जैसे ESR का मैकेनिज्म करते थे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी हमारे पास बन जाएगा, प्लीज सी दिस, यहां पे N डबल बॉन्ड N लग गया, बेंजीन रिंग के साथ लग गया, जहां अटैक हुआ इसके यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, सिर्फ मैंने इसको टेढ़ा कर दिया, चलेगा? अरे चलेगा यार? yes, आगे रीजोनेंस शो कर सकते हो? yes,
यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, पॉजिटिव चार्ज यहां, फिर यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, पॉजिटिव चार्ज आगे। ठीक, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो और फिर लास्ट में H निकाल सकते हो। विश्वास ही नहीं मेरे को, क्या पता तुम्हारा यार। तुम्हारा तो बाद में मुंह हिल जाएगा कि सर ने हमारे को करवा दिया, बताया ही नहीं था। मेरी इज्जत हिल जाती है तुम्हें। अब यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां, अगला वाला स्ट्रक्चर जी। भाई तू कौवे खा के आता क्या? पढ़ता कम ज्यादा बोलता है। ठीक, अब देखो भैया, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, H पॉजिटिव इज गिवन आउट, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए जी। ये लो जी, बोलो बन गया जी, हो गया कपल, बाहर निकला H पॉजिटिव। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन वर्क किया? डायजोनियम आयन। डायजोनियम आयन इज अ वीक इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसीलिए हमें यहां पे घोर रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, ताकि बेंजीन रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड हो और वीक से वीक इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक कर सके। तभी मैंने कहा कि यहां पे आपको बहुत ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप चाहिए, घोर रिलीजिंग ग्रुप, ताकि हमारे पास क्या हो सके, रिएक्शन फिजिबल हो सके। बोलो समझ में आता है? तो देखो प्यारे प्यारे से बच्चों, इस वजह से अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, इन which of the following gives coupling reaction most readily, और हमारे पास ए ऑप्शन दिया है N2 पॉजिटिव Cl, बी N2 पॉजिटिव Cl, यहां पे OH या OCH3, ठीक, सी N2 पॉजिटिव Cl CH3, डी N2 पॉजिटिव Cl NO2। बेटा यहां पे डाइजोनियम जो है दैट इज वर्किंग एज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल तब स्ट्रांग होगा अगर उस पर विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। इलेक्ट्रोफाइल तब स्ट्रांग होगा जब उस पर विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो सबसे ज्यादा किस पे लगा है? इसका आंसर क्या आ गया? डी। बोलो समझ में आया? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की बात की, और अगर मैंने ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया होता, यहां पे बोलता OH, यहां पे बोलता NH2, यहां पे बोलता OCH3, और यहां CHO। अब इस केस में इलेक्ट्रोफाइल नहीं, जिस पे अटैक हो रहा है उसकी बात हो रही है, और जब अटैक होता है जिस पे होता है उस पे क्या चाहिए? रिलीजिंग ग्रुप। उल्टा है ना क्वेश्चन? तो इसमें रिलीजिंग ग्रुप चाहिए। रिलीजिंग ग्रुप ये दो हैं, ये भी है वैसे, पर सबसे ज्यादा रिलीजिंग कौन है? तो आंसर ये हो गया। देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन दो अलग अलग आंसर बन रहे हैं। अगर डायजोनियम आयन पे होना चाहिए तो विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि डायजोनियम आयन इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तभी स्ट्रांग होता है अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, और बेटा जिस पे अटैक हो रहा है उस पे क्या चाहिए? रिलीजिंग ग्रुप। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अब फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। देखो बेटा ये कपलिंग दो तरह से करते हैं। पहले करेंगे विद एनिलीन, विद एनिलीन।
एनिलीन के साथ कपलिंग, प्लीज इधर ध्यान देने। मान लो मेरे पास, ठीक, और साथ में NH2 है। टेम्परेचर कैसे रखेंगे बेटा? अगर टेम्परेचर आइस कोल्ड से ऊपर चला गया 98, तब तो फिर क्या होगा? फिनोल पहले बन जाएगी, है ना, कपलिंग छुनछुने होने। ठीक, तो कपलिंग के लिए टेम्परेचर मस्ट बी केप्ट आइस कोल्ड। बेटा यहां ध्यान रखना, यहां पे पीएच जो होता है ना, ठीक, इस जगह पे पीएच हम एसिडिक रखते हैं। पीएच कैसे रखते हैं? स्लाइटली एसिडिक। पीएच स्लाइटली एसिडिक, ठीक, यानी ऑलमोस्ट 4.5, ठीक है, यानी 3 से 5 के बीच बीच में स्लाइटली एसिडिक। और हमारे पास बन जाता है N डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है बच्चों। और बाहर क्या निकला? HCl। बेटा एनिलीन क्या कपलिंग समझ में आई? यहां इसकी जगह NHR होगा, NR2 होगा, सेम पीएच कंट्रोल विद फिनोल। विद फिनोल, ये कपलिंग करेंगे विद फिनोल। फिनोल के साथ देखिएगा प्लीज। अब मैंने यहां पे लिया फिनोल, टेम्परेचर तो पता ही आइस कोल्ड, और उसका तो कंडीशन पता क्यों आइस कोल्ड रखना, नहीं तो डाइजोनियम क्लोराइड क्या हो जाते हैं? हाइड्रोलाइज। यहां पे पीएच स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली बेसिक मतलब 9 to 10, 9 to 10। और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया यहां पर बेटा बेंजीन, N डबल बॉन्ड N, और यहां पे OH, और बाहर क्या निकला? HCl। ठीक बेटा, दोनों कपल समझ में आए? लेकिन क्या समझना है इसमें? बेसिकली कुछ समझ में आ रहा है इसमें? कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बोलो सर, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर पूछा जा सकता है, करेंगे कैसे, है ना? लड्डू, इसमें क्वेश्चन आएगा पीएच कंट्रोल। क्या आएगा? पीएच कंट्रोल। आपने देखा कि एनिलीन के केस में हम क्या कर रहे हैं? एसिडिक, और फिनोल के केस में क्या कर रहे हैं? बेसिक। ऐसा क्यों? देखो बेटा ध्यान से समझना। पहली बात, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम coupling is not done, coupling is not done because benzene diazonium chloride, benzene diazonium chloride changes into diazotates, सो कपलिंग नहीं होती। सर ये कुछ नहीं समझ में आया, क्या बोला? इधर ध्यान देना सारे बच्चे प्लीज। मैंने बोला बेसिक मीडियम नहीं चाहिए। बेसिक मीडियम में हमारे पास क्या होता है? डायएजोटेट बन जाते हैं। क्या होते हैं डायएजोटेट्स? देखो बेटा, मान लो मेरे पास ये डायजोनियम क्लोराइड था जिसके ऊपर कपलिंग कर रहे हैं, हमने यहां पे बेसिक मीडियम रख दिया KOH, है ना? कुछ दिखाई दिया? दिखाई दिया? क्या है ना? तो इनको तो पार्क में बिठाना पड़ेगा। तो हमारे पास बनेगा बेंजीन डायएजोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या? बेंजीन डायएजोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा। लेकिन फर्दर जब KOH के साथ हम इसको रिएक्ट करवाएंगे, प्यारे बच्चों, क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक है? ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है कि नहीं होता? तो प्यारे बच्चों, ये H और OH बाहर निकल जाएगा, एंड दिस विल गिव अ सॉल्ट दैट इज N2O नेगेटिव और K पॉजिटिव। अब ये तो अनायन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल कहां से लाएंगे?
है ना, इट इज डाइएजिटेट इज अ सॉल्ट, ये यहां से टूटेगा ना भाई, तो ये तो अनायन बन गया, नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोफाइल, नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल बचेगा ही नहीं मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं डाइएजोटेट, क्या बना, डाइएजोटेट। तो अगर बेसिक मीडियम था, बेसिक मीडियम में क्या हुआ, KOH पहले डाइएजोनियम हाइड्रोक्साइड में चेंज किया, KCl बाहर निकाला, फिर एसिडिक हाइड्रोजन निकालने से डाइएजोटेट सॉल्ट बन गए, सॉल्ट जो है उसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सॉल्ट हमेशा टूटता कहां से, मेटल और नॉन मेटल से, तो उसमें तो अनायन बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो है ही नहीं, तो अटैक क्या छुनछुने होंगे, हमारे पास तो ESR है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, पर उसके लिए इलेक्ट्रोफाइल तो चाहिए, यहां बचा ही नहीं, तो सिर्फ फिर फिनोल में कैसे हो जाएगा, इसलिए हम एनिलीन में क्या करते हैं, स्लाइटली एसिडिक मीडियम रखते हैं ताकि डाइएस्टेट की फॉर्मेशन ना हो, बोलो क्लियर। बट सर फिर फिनोल में आपने बेसिक लिखा, बेटा फिनोल में इट इज अ कॉम्प्रोमाइज मेड, फिनोल में कॉम्प्रोमाइज है, जैसे मेरा तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज चल रहा है ना आजकल, कि मैं तुम्हें ऑर्गेनिक का बहुत कुछ बता रहा हूं, ठीक, अभी हमें मुश्किल लग रहा है, ग्रेजुअली ये चीज इजी हो जाएगी, ठीक है ना, जब हमें पता होगा सब कुछ तो हम अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए पहले चैप्टर में अपने बहुत मेहनत करी, हर तरह की रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ लिया, हर चीज के बारे में पढ़ा, सबस्ट्रेट क्या, उसका हर एक चीज पढ़ाया मैंने तुम्हें, ठीक, उसके ऊपर प्रैक्टिस दी है, खूब खूब आपको एक्सरसाइज दी है करने के लिए, ठीक, ताकि आप इस चीज को समझ सकें, खुद कर सकें। तो इट इज अ कॉम्प्रोमाइज कि हमारा सिलेबस लग रहा है कि खत्म ही नहीं हो रहा, और एक्चुअली बाद में पता चलेगा, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया, और आपको आएगा भी, बशर्ते आपने मेहनत की होगी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टेन्योर जो आपको करवा रहा हूं। इसी तरह से फिनोल में इट इज अ कॉम्प्रोमाइज मेड, इन फिनोल इट इज अ compromise made because, देखो बेटा हमने पहले भी पढ़ा था कि फिनोल जो है वो रिंग को ज्यादा एक्टिवेट नहीं करती है, ठीक, रिंग इज नॉट मच एक्टिवेटेड, रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है दोस्तों, यहां पर फिनोल कैन ओनली कपल इफ इट विल चेंज इनटू फिनोक्साइड, फिनोल सिर्फ तभी कपल कर सकती है अगर वो फिनोक्साइड बन जाए और रिंग हाईली क्या हो जाए, एक्टिवेट। फिनोल कैन ओनली कपल if it changes to phenoxide, and that can happen only in basic medium, वो सिर्फ बेसिक मीडियम में ही हो सकता है, ठीक, जैसे यहां पे हमने बेस डाला OH नेगेटिव, उसने यहां से H निकाला और हमारे पास बना दिया फिनोक्साइड, ठीक है जी। नाउ रिंग इज हाईली एक्टिवेटेड, अब आपके डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो इसके ऊपर अटैक कर पाएंगे, पर सर ऊपर बोल रहे हो कि बेसिक मीडियम में डायस्टेट बन जाएंगे, डेफिनेटली बनेंगे। देखो बेटा एनिलीन के केस में, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एनिलीन के केस में हमने क्या रखा, एसिडिक मीडियम, डायस्टेट नहीं बने, रिएक्शन बहुत क्विकली चला, बहुत फास्ट रिएक्शन चल रहा था, पर जैसे जैसे रिएक्शन चलता चला जाएगा, एनिलीन का रिएक्शन जैसे चलता जाएगा, HCl बनता जाएगा, HCl एनिलीन को किसमें चेंज कर देगा, एनिलीनियम में, और एनिलीनियम में चेंज होते ही इसकी एक्टिवेटिंग पावर क्या हो जाएगी, खत्म, और कपलिंग रुक जाएगी। याद करो कि मैंने डायजोटाइजेशन में क्यों बोला मिनरल एसिड एक्सेस में चाहिए, ताकि एनिलीन किसमें चेंज हो जाए, एनिलीनियम में, और एनिलीन अगर एनिलीनियम में चेंज हो गई तो फर्दर कपलिंग नहीं होगी, तो एनिलीन का रिएक्शन शुरुआत में फास्ट होगा, क्योंकि हमने क्या रखा है, एसिडिक मीडियम, बेसिक तो रखा नहीं है,
तो डायजोटेट बने नहीं, रिएक्शन क्विक हुआ, पर क्विक होते होते एसिड बनता चला गया। एसिडिक पीएच बनने के साथ साथ एनिलीन किस में चेंज हो गया, एनिलीन में रिएक्शन की स्पीड ड्रॉप करने लगी और ग्रेजुअली खत्म हो गया। यानी एनिलीन में पहले खुशियां बहुत मिली हमारे को, रिएक्शन फास्ट था, पर ग्रेजुअली खुशियां कम होने लगी और रिएक्शन स्लो डाउन होकर बंद हो गया। क्यों, एनिलीनियम चेंज हो गया। पर प्यारे बच्चों, फिनोल के केस में क्या हुआ, फिनोल के केस में हमारे पास शुरुआत में कपलिंग होनी नहीं थी, हमने जबरदस्ती इसको फिनॉक्साइड में चेंज करके कपलिंग शुरू की, HCl मिलना शुरू हुआ। जब HCl मिलना शुरू हुआ, बेसिक मीडियम में डायएजिटेट बन रहे थे ना भाई, जो HCl बना उसने इसके ऊपर अटैक किया, यहां से KCl बाहर निकल गया हाइड्रोक्साइड, और यहां फिर से HCl ने अटैक किया, दोबारा डायजोनियम क्लोराइड। जो डायएजिटेट बने थे वो टूटते चले गए, जो HCl बन रहा है उसमें जो डायएजिटेट बने थे वो टूटते चले गए, रिएक्शन की स्पीड बढ़ती चली गई, और अल्टीमेटली फिनोल तो पहले बेसिक था, ठीक है, और बेसिक पीएच से एसिडिक आने में टाइम लगेगा, तो फिनोल का रिएक्शन ग्रेजुअली क्या होता रहेगा, फास्ट होता रहेगा, और उसकी यील्ड भी ज्यादा होगी। कॉम्प्रोमाइज का फायदा हुआ। मतलब समझो बेटा, एनिलीन के केस में हमने एसिडिक मीडियम इसलिए लिया क्योंकि बेसिक मीडियम में डायएजोटेट बन जाया करते थे, जिससे रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता था। तो हमने पहले से क्या रखा, एसिडिक मीडियम, ताकि रिएक्शन हो सके, फास्ट हो सके, और इसलिए एनिलीन का रिएक्शन फास्ट होता चला गया। लेकिन जैसे कपलिंग होती चली गई, बाय प्रोडक्ट क्या बना, HCl जैसे बनता चला गया, भले ही डायएजोटेट टूटते गए, पर वहां एनिलीनियम भी क्या होता रहा, प्रोटोनेट होता रहा, जिससे एनिलीनियम की एक्टिविटी क्या होती गई, कम होती चली गई, और उसका रिएक्शन स्लो डाउन होता चला गया, अल्टीमेटली स्टॉप हो गया। फिनोल कपल करती नहीं थी, ये बेसिक मीडियम में कपल करती थी। तो बेसिक मीडियम में जब कपल करेगी तो क्या होगा कि पहले वो फिनॉक्साइड में चेंज होगी, थोड़ी थोड़ी कपलिंग शुरू होगी, क्योंकि ये फिनॉक्साइड बन गया, पर यहां डायएजोटेट्स भी बन गए, कुछ एक दो आयंस रह गए जिन्होंने अटैक किया, और जिससे थोड़ी बहुत कपलिंग शुरू हुई। जैसे कपलिंग शुरू हुई, HCl बना, HCl डायएजिटेट्स को टूटता तोड़ता चला गया, वापस किसमें चेंज करता गया, एनिलीनियम में, और कपलिंग होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई, होती चली गई। अब यहां पे बेसिक मीडियम है, आपका HCl बढ़ता जाएगा, तो भी इसको खत्म करने के बाद पहले इसको न्यूट्रलाइज करेगा, फिर फिनोल पे अटैक करेगा ना, तब तक तो हमारा प्रोडक्ट बहुत सारा बन गया होगा। तो फिनोल में इट इज अ कॉम्प्रोमाइज मेड एज फिनोल कैन नॉट कपल, ठीक, इट कैन ओनली कपल व्हेन इट इज चेंज्ड इनटू फिनॉक्साइड, दैट कैन हैपन इन बेसिक मीडियम। तुमने पहले बेसिक मीडियम डाल के कपलिंग शुरू करवा दी, तो HCl जो बना कपलिंग में, उसने डायस्टेट जो बने होंगे बेसिक मीडियम की वजह से, उनको दोबारा वापस किसमें चेंज कर दिया, डायजोनियम क्लोराइड में, और कपलिंग होती चली गई, यील्ड भी बढ़ गई। तो फिनोल के केस में शुरुआत स्लो, एंडिंग दवादब मजेदार, समझ में आई। और एनिलीन के केस में शुरुआत फास्ट, एंडिंग टाइटाइफिस। एनिलीन का प्रोडक्ट कम, फिनोल का प्रोडक्ट ज्यादा, इसलिए बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज करने से फायदा होता है। ठीक, बोलो बेटा, पीएच का कंट्रोल समझ में आया अच्छे से कि नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट हो दोबारा पूछ सकता है मेरे से, जल्दी क्विकली, क्योंकि खत्म हो गया है। बेटा पीएच का कंट्रोल समझ में आया पक्का? एक बार लास्ट बार दोबारा बोल देता हूं, पीएच का कंट्रोल क्या था? एनिलीन के केस में हमने क्या किया, एसिडिक पीएच रखा, बिकॉज इन बेसिक पीएच डायजोनियम क्लोराइड changes into diazotates which are no longer electrophiles, so coupling will be very very slow, so we kept acidic medium so that coupling should take place. But as coupling starts, HCl is formed, more and more HCl forms which protonates aniline to anilinium, and coupling gradually stops. Coupling gradually क्या कर जाएगी? Stop कर जाएगी. In case of phenol, it is a compromise made because phenol cannot couple before it changes to phenoxide, and phenoxide can be changed only in basic medium. So we started with basic medium to change into phenoxide so that for somewhat coupling starts. When somewhat coupling starts, because of basic medium the diazotates were formed, but as coupling starts HCl is given out,
HCl breaks this diazetates again to diazonium chloride and coupling moves on rapidly. So in case of phenol, reaction is slow in the beginning and becomes more and more fast, and product is more. In case of aniline, reaction is fast in the beginning, gradually slows down and stops with lesser yield. बोलो क्लियर? तो बेटा ये सारे ESR तुम्हारे को मैंने करवा दिए बेटा। इसमें कितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन आए हैं थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो पता चलेगा कि इसमें रीमर्टीमेन, कॉल्ब रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन, कपलिंग, फिनोल के कितने सारे रिएक्शंस, एनिलीन के मेटा डायरेक्टिंग नेचर वाले जबकि है ऑर्थो डायरेक्टिंग लेकिन मेटा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन, ज्विटराइन की फॉर्मेशन, कितने रिएक्शंस आपको इसमें करवाए हैं। अभी भी मैंने छोड़े हैं इसके ESR, ठीक, जो एल्डिहाइड में गेटरमैन कॉश रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन वो छोड़े हैं अभी, ठीक, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक। तो वो जब एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे तो वहां तुम्हें करवा दूंगा मैं ESR, ठीक, मतलब गेटरमैन कॉश रिएक्शन वहां करवा दूंगा। तुम्हें बेसिक थ्योरी तो पता होगी, तो गेटरमैन कॉश या गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस चुटकी में निकल जाएगी। तो बोलो बेटा ESR क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? डन। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास ESR खत्म। कोई ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत तो बताओ, नहीं तो मैं शुरू करता हूं अपनी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिवीजन। जल्दी जल्दी बेटा ऑनलाइन वाले, क्विकली, नो डाउट्स, ओके डन।